जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस जो जो सेकेंड बुक था उसका पहला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, जिसका मैं थ्योरी का वीडियो भी ख़त्म कर चुका हूँ और सब्जेक्टिव का भी वीडियो ख़त्म कर चुका हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि सब्जेक्टिव के बाद आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को परीक्षा के व्यू से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही बताऊंगा, जो आपके परीक्षा में लड़े और आपका नंबर आप अच्छी तरह से याद कर ले और आपको अच्छी तरह से नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक शास्त्र जिसे कहा जाता है, जो क्लास 12th का है, उसका पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। उसका मैं आप सभी के लिए आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर अगर आप पहले अगर आप क्या कहते थ्योरी का वीडियो नहीं देखें तो थ्योरी का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो देखिए, तब जाकर ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिएगा, तब आपको आसानी से ऑब्जेक्टिव समझ आएगा। नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री वाला, उससे जुड़ जाइए, आपको आसानी से ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन करते रहिएगा, आपका तैयारी अच्छी तरह से होती रहेगी। तो समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ये जानते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो जब प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ ले रहे थे तो प्रथम बार तो किस जगह पर शपथ लिए, तो पहला है संसद में, दूसरा है जंतर मंतर में, तीसरा है लाल किला में या चौथा है इंडिया गेट में। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा लाल किला में। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बन रहे थे तो लाल किला पर ही शपथ लिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, ये जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 4 साल, तीसरा ऑप्शन है 6 साल या चौथा ऑप्शन है 8 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल। वित्त आयोग भारत में जो वित्त आयोग होता है उनका कार्यकाल 5 साल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, ये जानते हैं। नया राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई नया राष्ट्र बनता है तो सबसे पहले क्या करता है। तो पहले गरीबी दूर करना, दुश्मनों देशों से युद्ध करना या राष्ट्र निर्माण करना या पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र निर्माण करना। जब कोई देश सबसे पहले अगर कोई देश बन रहा है तो सबसे पहले वह राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र निर्माण करना, जब कोई नया राष्ट्र बनता है तो। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, बजट बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। कहने का मतलब है जो बजट होता है उसका संबंध किस के साथ है। ऑप्शन है ए आय, बी व्यय या आय और व्यय दोनों के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय और व्यय दोनों के साथ बजट का संबंध होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का सही आंसर सी होगा। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, ये जानते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संघीय शासन में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है।
भारत का जो संघीय शासन है उसमें सबसे अधिक शक्ति किसे प्राप्त है? तो केंद्र को प्राप्त है, या जिले को प्राप्त है, या राज्य को प्राप्त है, या इन सभी को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है। भारतीय संघ में सबसे अधिक शक्ति प्राप्त केंद्र को है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं और छठा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। छठे प्रश्न कह रहा है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? कहने का मतलब है कि जो 29वां राज्य तेलंगाना बना है तो किस राज्य से विभक्त कर तेलंगाना को बनाया गया है? तो ऑप्शन है ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से ही विभक्त कर 2014 ईस्वी में तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा कि तेलंगाना की स्थापना कब हुआ? तो 2014 में। किस राज्य से इसका विभक्त हुआ? तो आंध्र प्रदेश से। और यह भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा तेलंगाना। तेलंगाना है भारत का 29वां राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। केंद्र राज्य के संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच दोनों के बीच जो अड़चनें हैं, जो समस्याएं, कौन सी समस्या रही है? तो राज्यपाल, पहला ऑप्शन है राज्यपाल की भूमिका, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, और राज्य को केंद्र पर निर्भर, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। केंद्र और राज्य के जो बीच में अड़चने हुए, राज्यपाल की भूमिका भी है, अनुच्छेद 356 भी है, और राज्य को केंद्र पर निर्भर भी है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसे तो आगे पढ़ाएंगे। 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के बारे में आगे पढ़ाएंगे, जिसमें 52 में पूरा देश में आपातकाल लगता है, और 56 में एक राज्य में आपातकाल लगता है, और 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। तो इसके बारे में एक चैप्टर ही है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी अड़चने हैं केंद्र और राज्य के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कर रहा है, जो सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र एक क्षेत्र है और यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है गोवा, या गुजरात, या महाराष्ट्र, या पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सौराष्ट्र जो एक क्षेत्र है, जिला है, वह गुजरात के अंतर्गत आता है। गुजरात राज्य का एक जिला है सौराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कर रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? जो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिया गया था वो किस संगठन या दल के द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या मुस्लिम लीग के द्वारा, या राष्ट्रीय सेवक संघ, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 10वां प्रश्न क्या कह रहा है ये जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था भारतीय संघ की विशेषता नहीं है? कहने का मतलब है कि जो भारत की व्यवस्था है, भारत की जो व्यवस्था है उसमें से इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आपको एक ही नागरिकता लेना पड़ेगा, वो भी भारत का नागरिकता लेकर ही तब भारत में रह सकते हैं। उसके बाद शक्ति का विभाजन तो भारत में है ही, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था भी भारत में है ही, और ये दोनों तो है ही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं और 11वां प्रश्न क्या कर रहा है जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है?
कहने का मतलब है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच, या अनुच्छेद 240 से 250 के बीच, या अनुच्छेद 245 से 255 के बीच, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, आइए जानते हैं 12वां प्रश्न। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ऑप्शन इंग्लैंड, भारत, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? जो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, इसका स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, सीमांत गांधी ने, या एओ ह्यूम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम ने किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एओ ह्यूम ने कब किया था? तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी वीवीआई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा ये जानते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, इंग्लैंड का वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? अभी जो वर्तमान समय में इंग्लैंड है उसका प्रधानमंत्री कौन है? भारत का ही जो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो भारत का ही, उसका पैतृक गांव भारत ही था। उनके माता पिता भारत के ही थे, लेकिन उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो ऑप्शन है जॉन मेजर, या ऑप्शन बी है टोनी ब्लेयर, या बराक ओबामा, या डी ऋषि सुनक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि सुनक जो है वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। 15वां प्रश्न क्या कर आइए जानते हैं। 15वां प्रश्न है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारा तो मरते वक्त उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया? तो हरे कृष्णा, या हे राम, या अल्लाह, या इनमें से सभी। तो इनका सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हे राम। जब वे मर रहे, जब उनको उनको गोली मारा गया था, तब वो ये अंतिम अंतिम क्षण में हे राम बोले और उनका देहांत तो हो गया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कब इनका देहांत हुआ? तो इसको भी याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अब 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है ये जानते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? जो अंग्रेजों ने एक फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था, वो सबसे अधिक किसको बढ़ावा मिला था? तो हिंदू मुस्लिम संघर्षों को, या अंग्रेज की दमनात्मक नीति को, या महिलाओं के शोषण को, या बेरोजगार को। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्षों का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है ये जानते हैं। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? कह रहा है क्वेश्चन कि हैदराबाद जो एक रियासत था, जब सभी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था, तो हैदराबाद को किस तरह से भारत में मिलाया गया था? तो स्वेच्छा से हैदराबाद अपना मन से मिला, या बलपूर्वक, या हैदराबाद को जबरदस्ती मिलाया गया, या अंग्रेज को मध्यस्थता द्वारा, या अंग्रेज के द्वारा, या उपयुक्त इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलपूर्वक। हैदराबाद के जो राजा थे उनको निजाम कहा जाता था, निजाम। तो जो निजाम था वे भारत संघ में ना मिलकर पाकिस्तान संघ में मिलना चाहता था। वह हैदराबाद को चाहता था पाकिस्तान में मिला दे, लेकिन हमारे जो भारत के प्रथम गृह मंत्री, जिनका नाम था क्या कहते, पटेल जी, तो उन्होंने हैदराबाद को वहाँ पर सेना भेजकर हैदराबाद में वहाँ के जो निजाम था उसे हराकर बलपूर्वक हैदराबाद को भारत संघ में मिलाए। तो इसको याद रखिएगा कि अगर हैदराबाद को भारत संघ में किस तरह से मिलाया गया, तो बलपूर्वक। और हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था?
तो निजाम कहा जाता था, तो इसको भी याद रखिएगा। हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है? तो बताया था तेलंगाना की राजधानी, जो 2014 में जो बना था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 18वां प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? कहने का मतलब है कि जो भारत में जो सुदूर पूर्व क्षेत्र हैं उसमें पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है 27वां संविधान संशोधन 1972, या 30वां संविधान संशोधन 1973, या 36वां संविधान संशोधन 1975, या 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 19वां प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ था। जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई तो लोकतंत्र में भारतीय नागरिकों को किस किस का अधिकार दिया गया था? तो मौलिक अधिकार दिया गया था मौलिक कर्तव्य, या जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 का डी सही आंसर हो जाएगा। जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना बहाली की गई तो उसमें लोगों को मौलिक अधिकार भी दिया गया था और मौलिक कर्तव्य भी दिया गया था और जनप्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार दिया गया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या कर रहा है आइए जानते हैं। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? अगर मेरा जो थ्योरी पढ़ाए थे इस चैप्टर का, उस वीडियो को अगर देखे होंगे तो ये इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, या बी भारत, या सी नेपाल, या डी बांग्लादेश। जो विविधता में एकता का सिद्धांत है वो भारत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। भारत में विविधता में एकता भारत में ही देखने को मिलता है, इसका सही आंसर बी हो जाए। सबसे पहले किसने बोला था कि भारत एक विविधता में एकता है? तो नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री भी थे। तो इसको भी याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और भारत के प्रथम विदेश मंत्री नेहरू जी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दें, और वीडियो पर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बस दो काम कर दीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बहुत अच्छा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है माउंट बेंटन योजना कब बना था? जो माउंट बेंटन योजना है ये कब बना था? तो 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 3 जून 1947 को, या 5 जून 1947 को। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जून 1947, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो माउंट बेंटन योजना किस लिए बना था? अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो देश का विभाजन के लिए। किस लिए? देश का विभाजन। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि माउंट बेंटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश का विभाजन। तो इसको भी याद रखिएगा। और कब आया था? तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट बेंटन योजना आया था, तो इसको याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं और 22वां प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजना को किसके माध्यम से करती है? जब भारत सरकार किसी भी योजना को लागू करती है तो किसके माध्यम से योजना को लागू करती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से, या मौलिक अधिकार के माध्यम से, या संसदीय अधिनियमों के माध्यम से, या मंत्री परिषद के निर्णयों के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। जब भी भारत सरकार कोई योजना लागू करती है तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा।
चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। और 23वां प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश का निर्माण हुआ था? जब द्विराष्ट्र सिद्धांत को जब द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई मुस्लिम लीग और अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिमों के लिए, तो किस देश का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान का, या भारत का, या श्रीलंका का, या नेपाल का। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए पाकिस्तान। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था वो पाकिस्तान का मांग किया था, और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 24वां प्रश्न कह रहा है, ये जानते हैं माउंट बेंटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ए है भारत के विभाजन से, संविधान निर्माण से, या प्रथम पंचवर्षीय योजना से, या स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि माउंट बेंटन योजना किस लिए लाया गया था, तो देश के विभाजन के लिए, भारत के विभाजन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के विभाजन के लिए। 24 का ए आंसर सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, VVI है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब हुआ? राज्यों का जब राज्य का पुनर्निर्माण हो रहा था, तो कब से बनना शुरू हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था। तो 25 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली कब रिपोर्ट प्रस्तुत किए? जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो मैं आप सभी को थ्योरी वाला वीडियो में बताया था। तो थ्योरी वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो एक बार और बोल रहा हूँ, आप थ्योरी वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिएगा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकेंड बुक चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण, चैप्टर 1 लिखिएगा, आपका आ जाएगा वीडियो। आप इसको देख लीजिएगा, या ये नहीं करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो न्यायमूर्ति फजल अली को राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अध्यक्ष बनाया गया। जब ये अध्यक्ष बने तो देश राज्यों का गणना करने लगे कि कौन सा भाषा कहाँ बोला जाता है। तो इन्होंने सब चीज़ कर लिया। तो उसके बाद 1955 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस रिपोर्ट में 16 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया कहने का सिफारिश किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। 27वां प्रश्न पे चलते हैं और 27वां प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, ये थोड़ा ऊपर, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने, नाम बदलने और नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो कहने का मतलब है जो भारतीय संविधान है, संविधान में किसे या अधिकार दिया गया है कि वह सीमा को भी परिवर्तन कर सकता है, राज्य के नाम को भी परिवर्तन कर सकता है। तो यह किसको दिया गया है? तो ऑप्शन ए है संसद को, या राज्य मंत्री परिषद को, या संघीय परिषद को, या राज्य विधानमंडल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य मंत्री परिषद को। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य मंत्री परिषद को। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे आगे की ओर पढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीयों को कितने वर्गों में बांटा गया? जो भारतीय संविधान है उसमें जो है जो लोगों भारतीय को कितने वर्गों में बांटा गया? तो भारतीय संविधान में भारतीय लोगों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3, 5, 4 या 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। इसका सही आंसर है, भारतीय संविधान में भारतीयों को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितनी थी? जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, या 30, या 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है?
तो 8 है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। फिर अगले वीडियो में इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्या क्या कराइए जानते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाई निम्नलिखित में से हैं। कहने का मतलब जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब लागू हुआ तो भारत को दो इकाई में बांटा गया, 2 राज्यों में बांटा गया। तो ये 2 इकाई निम्नलिखित में से कौन से हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, या देशी राज्य और जनपद, या राज्य और रियासत, या राज्य और प्रदेश। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का सही आंसर ए हो जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम में जो लागू होने के बाद भारत को 2 राज्यों में जो विभाजित किया गया, 2 इकाइयों में जो विभाजित किया गया था वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहीं पर आज वीडियो को द एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 से 3 वीडियो में हम इस जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ये खत्म हो जाएगा। तो जाने से पहले बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो आपको कैसा लगा है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो में जुड़े और वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं और चलते हैं। बाय बाय बच्चों, और कल मिलते हैं।